whatever you see in your daily life, जैसे तुम सुबह उठते हो, whatever material you use in your daily life, that is made up of chemistry only. जैसे तुम प्लास्टिक यूज कर रहे हो, प्लास्टिक बना कैसे? पॉलीमर से बना है। पॉलीमर्स के माइक्रो बिहाइंड जो है वो Yes. क्या है? केमिस्ट्री तो है। तुम जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो उसमें क्या है? एटम्स हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, है ना? उन्हीं से मिलके सारी की सारी चीजें बनी है। तो बेसिकली केमिस्ट्री जो है हम इज नथिंग बट स्टडी ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है वो एक तरीके से केमिस्ट्री का ही है, क्योंकि हर एक चीज एटम से मिलके बनी है, और एटम क्या है? केमिस्ट्री। नाउ टेल मी, सी केमिस्ट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज डिपेंडेंट ऑन वर्ल्ड में लोग, इस पूरे वर्ल्ड में लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। एकदम कोर कॉन्सेप्ट में जाएं तो काफी रिलेटेबल है। मतलब अभी ऐसे रिलेटेबल नहीं लगेगा क्योंकि केमिस्ट्री में तुमने रिएक्शंस वगैरह ही पढ़ी है। मैं एकदम कोर कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जहां से सारी चीजें ओरिजिनेट हुई है। तो टेल मी, इस वर्ल्ड में लोग जो रह रहे हैं, है ना, तो उनके पीछे जो है क्या मोटिवेशन क्या है? ये मत बोलना कि मतलब लोग आपस में रहते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं लोगों से, तो इन सब में कॉमन क्या है? सर कन्वर्सेशन। Motive. मोटिव, नॉट मोटिव एज सच, मतलब क्या उनको, चलो मैं बता ही देता हूँ, नहीं गेस कर पाओगे इस तरीके से, तो बहुत ही ऐसे बेसिक चीज है। इंटरेक्टिव फोर्सेस, है ना, फिजिक्स में ही पढ़ेंगे इंटरेक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्शन फोर्स। दीज टू आर जस्ट फोर्सेस जो कि सबको बाउंड करके रखते हैं। इफ यू सी, हर एक पार्टिकल, आगे पढ़ोगे, हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता ही है। अब वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा तुमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस सर। बट हियर आई एम नॉट Yes, sir. टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज अ जनरल अट्रैक्शन फोर्स। हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को थोड़ा बहुत, या तो बहुत कम, या थोड़ा सा ज्यादा, but नेग्लिजिबल। in some way there will be some attraction force. And in your daily life you will see, whenever you meet new people, कहीं पे भी ऐसा थोड़ी ना है कि अरे ये आदमी तो बहुत बेकार है, इससे तो देखना भी नहीं है। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स हमेशा रहता है ना, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स हमेशा ही रहता है, चाहे वो बहुत ही कम क्यों ना हो, बट थोड़ा बहुत हमेशा रहता है। वैसे ही केमिस्ट्री में पार्टिकल्स का जुड़ना, है ना, पार्टिकल सबसे बेसिक यूनिट क्या? एटम्स। एटम से क्या बनते हैं? एलिमेंट्स बनते हैं। एलिमेंट से क्या बनते हैं? कंपाउंड्स बनते हैं। कंपाउंड से क्या बनते हैं? मिक्सचर बनते हैं, है ना। तो ये सब जो चेन है, ये चेन हो कैसे रही है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। पूरा जो वर्ल्ड है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिलके बना है। पूरी जो केमिस्ट्री है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे है। सब कुछ उसी पे ही, अगर तुम एकदम रूट में जाओगे ना, तो वहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हर जगह वर्क कर रहा है। नाउ ये तो चलो मैंने बहुत ही ऐसे एकदम रूट में चला गया, हम केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। अच्छा अभी क्या है, जब लोग बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तब क्या होता है? रिपल्शन फोर्स एक्ट करने लगता है। जब हम बहुत ज्यादा एक दूसरे को जानने लगते हैं तो रिपल्शन फोर्स एक्ट करने लगता है। वैसे ही केमिस्ट्री में है, तुम आगे पढ़ोगे कुछ चैप्टर्स में, व्हेन एटम्स, व्हेन मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, दे कम रियली क्लोज, देन रिपल्शन फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग, है ना। तो ये बेसिक चीजें जो हैं, कुछ कुछ चीजें जो हैं वो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में, अभी जस्ट अभी मोल कॉन्सेप्ट पे हम जा ही नहीं रहे, जनरल केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की एनर्जी बहुत कम है, लेट्स से किसी की एनर्जी बहुत कम है, वी कॉल देम एज अ लेजी पीपल, राइट। तो जिनकी एनर्जी Yes.
कम है, दे आर स्टेबल, दे आर कॉल्ड एज स्टेबल। जिनकी एनर्जी कम है वो काम नहीं करेंगे, वो बैठे रहेंगे, तो दे आर कॉल्ड एज स्टेबल। वो स्टेबल है, वो कम रिएक्टिव है। जिनकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो क्या है, जिनकी एनर्जी ज्यादा है वो क्या है, कम स्टेबल है, लेस स्टेबल। दे विल मूव अराउंड, दे विल बी वेरी रिएक्टिव, दे विल बी हाइपर एक्टिव। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा एक्टिवनेस होगी, है ना, उतनी ही कम स्टेबिलिटी होगी। सो दीज ऑल आर इंटरलिंक्ड विद द डेली बिहेवियर ऑफ पीपल। ये केमिस्ट्री में यूज होता है। केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, तीनों में ये सब कॉमन कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा यूज होंगे। एनर्जी और स्टेबिलिटी वाला रिलेशन तो बहुत ज्यादा यूज होता है ना। तो ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो एकदम रूट वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, ये हमारी डेली लाइफ से मैच होते हैं केमिस्ट्री, है ना। और अगर हम साइंस की लैंग्वेज में केमिस्ट्री के बारे में कहना चाहें तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। सर हाँ सर बोलो। हेडिंग क्या डाले? हेडिंग क्या डालनी है, चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम नहीं पता क्या तुमको? मोल कॉन्सेप्ट यार। ओके केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ मैटर, its composition, and relation with energy। ठीक है, तुम्हारे मूल कॉन्सेप्ट में हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली हम इस चैप्टर में स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे। मेनली जो है स्टोइकियोमेट्री के ऊपर फोकस करते हैं। स्टोइकियोमेट्री क्या बताता है? कॉम्पोजिशन बताता है मैटर, मतलब हमें कोई भी कंपाउंड है वो कितनी अमाउंट में लेना है, कितनी अमाउंट में लेने से कितना अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा। सो ये सब स्टोइकियोमेट्री डील करता है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या बताता है? कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन, और अपन बोल सकते हैं कॉम्पोजिशंस ऑफ species involved in a chemical reaction। ये तुम्हारा स्टोइकियोमेट्री है। अब देखो, एक केमिकल रिएक्शन हम नॉर्मली बात करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन जो है, जो पहला जो केमिकल रिएक्शन है, मतलब पहली बार जब साइंटिस्ट लोगों ने सोचा होगा कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से लिखना है, क्या है, तो वो कैसे आया होगा। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया। लेट्स से हम हीबर्स प्रोसेस की बात करते हैं। हीबर्स प्रोसेस क्या होता है बताओ? Formation of ammonia. फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एयर, यस। है ना। अब क्या होगा, साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा होगा कि N2 और H2 को मिला के देखते हैं क्या हो रहा है। वो पता कैसे चला? उन्होंने देखा कि NH3 है। NH3 किससे मिलके बना है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलके बना है। तो क्यों ना हम नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को मिक्स करके देखें क्या होता है। उन्होंने मिक्स करके देखा, उन्होंने देखा यार अमोनिया गैस बन रही है ना। अब ये तो उन्हें पता चल गया कि अमोनिया गैस बन रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, बट कितनी अमोनिया गैस बन रही है, कितना नाइट्रोजन यूज हो रहा है, कितना हाइड्रोजन यूज हो रहा है, तो ये जो अमाउंट वाला जो फैक्टर है कि व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, है ना, ये सब आया मोल कॉन्सेप्ट। पहले तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता चला, फिर
उसके स्टोइकियोमेट्री के बारे में आया कि भाई किस रेशियो में हमें लेना चाहिए। उन्होंने फिगर आउट किया कि N2 और H2 ये रिएक्शन जैसे ये वाली है। उन्होंने देखा 1:3:2 में होता है ना। तो ये सब फिगर आउट हुआ धीरे धीरे, एकदम से फिगर आउट नहीं हुआ, धीरे धीरे सारी चीजें फिगर आउट हुई। फिर उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लगाया कि कैलकुलेशंस इजी हो जाए, दैट इज योर मोल कॉन्सेप्ट। देखेंगे हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी, पहले कुछ कुछ बेसिक चीजें पढ़ लेते हैं। पहले तो तुम्हारा आता है मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है बताओ। Anything which Anything occupies that space occupies and have space. a mass. Anything that occupies Space and space and have mass। Space and has mass. ठीक है, इधर है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेसिकली वो फिजिकल स्टेट की बात कर रहा है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो सभी को पता होगा। दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो दो पार्ट में होता है। मेरी आवाज आ रही है? बस भी नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज मेरी? यस Yes, sir. Yes, sir. ब्रेक डाउन हो रही है। नहीं, वो बीच में वाईफाई चला गया था, इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो मैंने फोन से कनेक्ट किया। तो दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्योर, इम्प्योर। प्योर जो है वो अगले दो पार्ट में डिवाइडेड है, एलिमेंट, कंपाउंड। इम्प्योर जो है वो मिक्सचर। दो पार्ट में होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। एलिमेंट जो है वो तीन टाइप में डिवाइडेड है, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। कंपाउंड जो है दो पार्ट में है, कोवेलेंट, आयनिक। आई थिंक ये सारी चीजें तुमको पता होंगी एज सच। आई एम अज्यूमिंग 10th क्लास में आ जाता है ये सब। यस Yes, यस sir. नाउ व्हाट इज द बेसिक यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? Atom. एटम Electron, proton, and Electrons. ठीक है, तो Atom. देखो सारी चीजें सही है इन अ वे। मतलब एटम जो है उसको स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है, बट उससे भी छोटी यूनिट तुम्हारे क्या होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हो गए, है ना। और एलिमेंट बताओ क्या होता है, एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? atoms Atoms. and molecules. होमोजीनियस एटम्स। बेसिकली एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है एलिमेंट्स। कंपाउंड्स बताओ। डिफरेंट More टाइप्स than ऑफ one. एटम्स। Sir, heterogeneous डिफरेंट
टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। definite composition. मेटल क्या होता है? Electropositive. Basically elements which have tendency to donate electrons, right? Non-metal क्या होते हैं? Which have tendency Yes. to gain electrons. Gain And metalloid Gain elect. metalloid Both is give and take. between them. मतलब Between. दोनों donating tendency भी है, Does not accepting gain or tendency does भी है। not lose. Yes. दोनों टाइप की टेंडेंसी होती है मेटलॉइड्स में। कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड हम बाद में बात करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर है, 3rd चैप्टर, उसमें बात करेंगे। मिक्सचर क्या होता है ये बताओ? Home. कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से कोई मिलके बना होना। Yes. जैसे तुम्हारा पिज्जा है, पिज्जा इज अ that मिक्सचर can be physically separated. दैट कैन बी फिजिकली सर ये ड्रॉ कर हाँ हाँ ड्रॉ करना है यार, लिखना है जो लिखा रहा हूँ। लिख रहे हो ना साथ साथ में? Yes, sir. हाँ, Sir, yes, वो sir, लिख ऊपर रहे के हैं। definition रहेगा। Yes, sir. हाँ वो लिख लो, कोई टाइम वाइम चाहिए तो थोड़ा बहुत दे दूंगा ना, थोड़ा फास्ट लिखो। Sir, एक मिनट। Yes. हाँ लिख लो। Yes. सर ये टाइप का सेम वो सर ने भी बनवाया था। क्या क्या? हाँ सर, वो सर ने ये लिखवाया था। तो सर हम लोग वही बुक में कंटिन्यू कर सकते हैं ना? सर ने मतलब थोड़ा ही लिखा रहता है, नहीं लिखा। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, उसी में सर कंटिन्यू हम कर तो दो। न्यू स्टूडेंट है, कुछ लिखा है ही नहीं। हाँ हाँ अरे मैं एकदम फ्रेश तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो Sir, 1 minute, sir. एक line बाकी है। Yes. Done, sir. यार ये मत लिखो यार। जिसने किया है अभी वो ही मिटा सकता है। सौम्यदीप जो भी है, क्या नाम है सर उसका? आपको वापस से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। नहीं वो बिठा देगा ना, क्या नाम है उसका? सर नहीं मिटाएगा, राहुल सौर्यदीप। सर में भी नहीं। सौर्यदीप कौन है सर यार? राहुल सर के पीरियड में तो किसी ने किया था, स्क्रीन गंदा भाग गया वीडियो छोड़ के। Sir, उसका नाम तो दिखाया होगा ना? सौर्यदीप करके था। सौर्यदीप कहाँ पे यार? मिटा दिया उसने। ठीक है, हो गया लिख के? Yes sir. यस यस सर हो गया। Yes, sir, हो गया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक दो डेफिनेशन लिख लेते हैं बेसिक। आपकी आवाज कट रही है। अभी आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। Yes sir. ठीक है, सबके डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। एलिमेंट क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन, और हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स।
मॉलिक्यूल क्या होता है? सर हाँ हाँ, सर हम एलिमेंट का प्योरेस्ट फॉर्म कह सकते हैं मैटर का। हाँ हाँ, प्योर फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल भी प्योर फॉर्म होता है। Made up of same kind or different kind of atoms. For example, O2 है, सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। CO2 है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। ठीक है, it has its own independent existence. इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, बट एटम का अपना इंडिपेंडेंट एटम क्या क्या? सर एलिमेंट भी मॉलिक्यूल का पार्ट ही हुआ ना। हाँ हाँ, एलिमेंट्री मॉलिक्यूल का पार्ट होता सर एलिमेंट जो होता है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। है। नहीं, एलिमेंट तो एटम से मिलके बना होता है, एलिमेंट से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। एलिमेंट से मिलके मॉलिक्यूल बनता है। सर कंपाउंड और मॉलिक्यूल में क्या फर्क? एलिमेंट अभी बताएंगे, पहले तो मॉलिक्यूल और एलिमेंट बताओ, समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब देखो Yes, sir. इसमें क्या है ना, जैसे मैं बोल रहा सर हूँ ये कार्बन इंडिपेंडेंट के बाद में क्या लिखा है? एग्जिस्टेंस। चलो इसका मतलब बताता हूँ मैं। जो तुम्हारा एटम है ना, तुम ऐसे थोड़ी बोलोगे यार मैंने मतलब लैब में मैंने कार्बन एटम जो है वो लिया। वी नेवर से कि हमने कार्बन एटम लिया है, हमने ये वाला एटम लिया है। एटम का अपना कुछ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट हम क्या बोलते हैं कि हमने लैब में CO2 जो है वो उड़ रहा था बेसिकली, या फिर हमने ये वाला मॉलिक्यूल है इस लैब में। तो मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, बट एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। समझ नहीं आया। जैसे तुम लैब में जाते हो, केमिस्ट्री लैब में, तब तुम ये कभी कहते हो कि यार मुझे कार्बन एटम चाहिए? नहीं सर, कार्बन ही बोलते हैं। है ना? बोलते ना। तो Yes. बेसिकली क्या है ना, एटम्स का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। एटम्स जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हाइड्रोजन H2 गैस में एग्जिस्ट करता है, वहां से हम एटम्स में डिराइव करते हैं। तो एटम्स का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। मैं एटम की डेफिनेशन Yes. लिखाता हूँ, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। It is the smallest particle which may or may not exist free but takes part in Chemical reaction. chemical reaction. Molecule. सर हाँ हाँ बोलो। एलिमेंट्स का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है ना।
सबका नहीं होता यार उसमें। चलो बताता हूँ, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ तब समझ में आएगा। जैसे तुम्हारा हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन एटम जो है वो तुम्हें नहीं मिलेगा ऐसे, वो तुम्हें H2 गैस की फॉर्मेट में मिलेगा, वहां से तुम हाइड्रोजन एटम्स जो है वो बना सकते हो। अब मैं एक रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, इस रिएक्शन में क्या बोलूंगा मैं, इस रिएक्शन में बोलूंगा कि यहाँ पे क्या है, काफी सारे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें क्या बोलूंगा कि ये जो है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। तो केमिकल रिएक्शन में हम बोलेंगे कि हाँ ये हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं, बट उनका अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रहता, वो डिपेंडेंट होते हैं एटम्स से। जैसे कभी वो H2 की फॉर्मेट में है, कभी वो H2O की फॉर्मेट में है, तो उनका फॉर्मेट जो है वो चेंज होता रहता है बेसिकली। सर आपने हाफ O2 लिया। क्या क्या? हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, इधर हाफ O2 लिया है। हाँ हाँ, रिएक्शन तभी तो बैलेंस होगी। राइट, तभी तो बैलेंस होगी रिएक्शन। हाँ चलो अब कंपाउंड के बारे में लिखते हैं। कंपाउंड क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, जैसे H2O है, CO2 है, H2SO4 है। तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस रहा, मॉलिक्यूल जो है उसमें सारे टाइप के वो आ सकते हैं कॉम्बिनेशंस, बट कंपाउंड में उन्हें डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, all compounds are molecules but all molecules are not compounds, right? कंपाउंड और मॉलिक्यूल का डिफरेंस बताओ ना एक और। देखो मॉलिक्यूल में क्या है, सेम काइंड भी आ रहा है, डिफरेंट काइंड भी आ रहा है, बट कंपाउंड में क्या है, ओनली डिफरेंट काइंड आ रहा है। तो मॉलिक्यूल का एक सबसेट है कंपाउंड। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर, यस सर, यस। किसका माइक कौन है यार, कौन गा रहा है सर लीजा। यार? यहाँ कोई सिंगिंग कंपटीशन थोड़ी चल रहा है यार। सर ये कंपाउंड के एग्जांपल में लास्ट क्या लिखा है आपने? H2SO4। H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड। सर तो H2 कंपाउंड नहीं होगा? H2 कंपाउंड नहीं होगा। सर कंपाउंड के डेफिनेशन में आता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, तो H2 कैसा? हाँ हाँ वही वही, जैसे तुम्हारा CO2 मॉलिक्यूल है, वो कंपाउंड भी है। CO2 क्या है, मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है, बट O2 मॉलिक्यूल है बट वो कंपाउंड नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। मिक्सचर देखते हैं, मिक्सचर क्या है? सर
हाँ हाँ बोलो। सर ये मॉड्यूल है, उसमें नाइट्रोजन को कंपाउंड का है, एक एक्सरसाइज है उसमें। कौन सी एक्सरसाइज में? ट्राई योरसेल्फ, सबसे पहला है वो, सेकंड पेज। उसमें तो क्वेश्चन है ना, आंसर थोड़ी ना। पीछे आंसर है। कहाँ पे आंसर दिए हुए? सबसे पीछे है। सर सबसे पीछे पीछे से देखे तो देखिए पेज नंबर कौन सा है? आंसर का 159 पे 159 पे आंसर। उसमें क्या लिखा हुआ एग्जैक्टली? उसमें बी कंपाउंड है ऐसा बोला है, तो बी में नाइट्रोजन तो गैस, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस इज कंपाउंड है सर। हाँ तो सर नाइट्रोजन गैस नहीं नहीं, गलत लिखा हुआ है, मिस्टेक हो गया होगा। नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट, एलिमेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, इसमें सारे के सारे एक ही टाइप ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, सारे के सारे एक ही टाइप ऑफ यस एटम्स है, तो नाइट्रोजन विल कम इन एलिमेंट। कुछ अब वो हो गया होगा, गलती हो गया होगा। सर मिक्सचर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी बोल देंगे, बट अगर एलिमेंट भी बोलेंगे तो गलत नहीं है ना? क्योंकि सारे के सारे सेम टाइप ऑफ एटम्स है ना, तो हम उसे एलिमेंट भी बोल सकते हैं। मिक्सचर क्या होता है? मेड अप ऑफ टू और मोर substances. For example, sugar plus क्या है? Water. NaCl plus water. Sand plus water. तो दो पार्ट में होता है, होमोजीनियस होमोजीनियस क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में रहता है। हाँ हाँ बोलो। सर ये आपने शुगर वाटर के बाद क्या लिखा है? NaCl और उसके बाद sand plus water. ओके सर, थैंक यू। तो होमोजीनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहती है। अगर तुम एक जूस का ग्लास लो, तो जूस के ग्लास में तुम कितना भी मतलब कॉम्पोजिशन ले लो, उसमें जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, उनका कॉम्पोजिशन सेम रहता है हर एक उसमें ड्रॉप में। यू कैन से यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है। तुम सॉल्ट को वाटर में मिक्स करते हो तो उसमें पूरा का पूरा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस यस सर समझ आया। तो मतलब दोनों का सेम रहता है या अलग? कॉम्पोजिशन सर सेम रहता मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। एक ड्रॉप में जितना होगा उतना ही दूसरा ड्रॉप में होगा, वैसे है ना? एग्जैक्टली अमाउंट। नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस। इसमें उल्टा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं रहेगी। डू नॉट हैव डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल पिज्जा, सैंड एंड वाटर।
पिज्जा हेट्रोजीनियस होगा बताओ? यस सर। यस यस सर। तुम्हारा Oil नमकीन and मिक्सचर water. आता है, नमकीन Yes. मिक्सचर क्या है? यस सर, भूसा यूनिफॉर्म थोड़ी भूसा रहता है। हेट्रोजीनियस। तब सैंड प्लस वाटर। थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है। हाँ, है ना? तो ये सब क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बोलो कोई डाउट है क्या अभी तक? सर नो सर। हाँ बोलो। आपने फिजिकल क्लासिफिकेशन में प्लाज्मा और बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्यों नहीं लिया है? यार मतलब वो वो भी इतना, होता है ना फिजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब वो दो और फिजिकल स्टेट्स होती हैं, बट उतना उनका यूज नहीं आता अपने लेवल पे। 12th स्टैंडर्ड तक उतना यूज नहीं आता। जब हम बहुत ही ऐसे रिसर्च लेवल पे जाते हैं तब हम बोल सकते हैं, बट उनका इतना रिक्वायरमेंट नहीं है अपने सिलेबस में। यस सर। ओके सर। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन। लिख लिया? यस सर। यस यस नेक्स्ट तुम्हारा है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है वो मेजरमेंट कैसे किया? अच्छा तुम लोगों को बताओ कि हम वेट बोलते हैं कि भाई 1 kg है, 2 kg है, कहाँ से आया, कैसे आया? कैसे में पता चला कि यार 1 kg है? मतलब हमने वेविंग बैलेंस से चेक कर लिया, बट पहले जब आया होगा फर्स्ट स्टार्टिंग में, मास तब कैसे मेजर किया होगा? मास और मास से मतलब हमें वेट के किसी साथ ना एक्सचेंज करके। किसी को तो रेफरेंस मानना पड़ेगा, है ना? ऐसे हम मेजर नहीं कर सकते। अभी तो चलो हमें यूनिट्स पता हैं, हमें चीजें पता हैं, हमारे पास मशीन्स हैं। लेट्स से वी डोंट हैव एनी ऑफ देम, हाउ विल वी आइडेंटिफाई? वी हैव टू टेक समथिंग एज अ रेफरेंस। तो मान लो, जैसे मान लो मैंने एक रॉक और पानी को सर, बोतल दूसरा कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर। हाँ मतलब जैसे मान लो कार्बन एटम का रेफरेंस तो पता चल जाएगा ना कि क्या मास है उसका, कितना हैवी है। जैसे मान लो मैंने ऐसे ही, मैं बस हाइपोथेटिकली बोल रहा हूँ कि मैंने एक पेन का मास मैंने बोला 50 ग्राम, है ना? अब मान लो मेरे पास क्या है, अब मैंने क्या रखा है, इसमें बहुत सारी बुक्स रखी है, मुझे इसका वेट पता करना है। मैंने पेन को रेफरेंस मान लिया, तो बुक्स का वेट कैसे करूंगा मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने रखे कितने पेन, 20 पेन्स रखे, तो बुक्स का वेट क्या हो गया? 20 पेन के बराबर। 20 इंटू 50 ग्राम, 1000 ग्राम, 10,000 1000 1000 ग्राम हो गया, है ना? इसी तरीके से जो है वेट कैलकुलेशन हुआ होगा जब भी कहीं से भी स्टार्ट हुआ होगा। वैसे ही एटॉमिक मास में, एटॉमिक मास का मतलब क्या है? मास ऑफ एन एटम। क्या होता है? मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास। भाई एटम को तो हम देख ही नहीं सकते, इतना छोटा होता है, उसका मास कितना कम होगा? यस यस सर। अब इसके लिए रेफरेंस माना, मतलब साइंटिस्ट ने रेफरेंस माना कार्बन के मास। कार्बन। उन्होंने बोला कि मास ऑफ 1/12 ऑफ
C12 एटम, C12 का क्या मतलब है, C12 आइसोटोप की बात कर रहा है, इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसे हम बोलते हैं 1 AMU। जैसे हम डेली लाइफ में कौन सी यूनिट यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। वैसे ही एटम के मास के लिए एक नया यूनिट आया, एटॉमिक मास यूनिट, और उस यूनिट किसको बनाया गया, कार्बन 12 एटम को बनाया गया। AMU सर पर उसके लिए पहले उनको तो सर ये सर कार्बन RAM को GMM भी होता है। जानना पड़ेगा ना। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो सर पहले अगर ये यूनिट बनाना है तो सर उसके पहले तो उनको C12 कार्बन एटम का मास भी तो जानना पड़ेगा ना, पता लगाना पड़ेगा। एक तरीके से वो रिवर्स प्रोसेस है, मतलब पहले उन्होंने कुछ क्रॉस वेरीफाई किया और उसके बाद में रेफरेंस माना है, ऐसे ही किसी को भी रेफरेंस नहीं माना। सर हाँ हाँ बोलो। आप सेकंड पॉइंट रिपीट करेंगे? मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम, C12 एटम का 1/12 मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास यूनिट। जो तुम्हारा यूनिट है ना वो उस तरीके से डिफाइन होगा। तो ऐसा नहीं है पहले सीधे कार्बन में पहुंच गए थे, पहले उन्होंने हाइड्रोजन पे रिसर्च किया, फिर देखा कि हाइड्रोजन के रिसर्च से उनको पता चला कि भाई उसको अगर हम रेफरेंस मान लेंगे तो वो तुम्हारा क्या रहेगा, वो हमेशा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। फिर उन्होंने देखा कार्बन 12 का अगर हम 1/12 पार्ट ले लें तब मेरे रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ रहे हैं, एरर जो है बहुत कम आ रही है, आ ही नहीं रही है बेसिकली। तब उन्होंने इसको वो कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। सर अभी अगर कोई ऐसा एलिमेंट अगर न्यूली अगर डिस्कवर्ड हो जो कि इस लॉ को नहीं मानता, फॉलो नहीं करता, तो ये लॉ तो हमने बनाया ना, फॉलो कैसे नहीं करेगा, ये तो मतलब हमारा बनाया हुआ लॉ है ना, रेफरेंस तो हम अपने से मान रहे हैं ना। और हम ऐसे वे थोड़ी कर पा रहे हैं, मतलब एटम को वे कर पाओगे क्या कभी, वे नहीं कर पा रहे हैं। हमने थियोरेटिकली सारा पूरा कैलकुलेट किया है ये सब चीजें, और फिर उसको प्रोजेक्ट किया है बड़े अमाउंट पे। बड़े अमाउंट वाला चीज देखेंगे वहां तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, अभी तो बेसिक चीजें चल रही है। अब देखो उन्होंने मास ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकाला, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, वेइंग बैलेंस पे एक जगह ऑक्सीजन एटम रख दिया, फिर एक एटॉमिक मास यूनिट रखा, तो ऐसे ही वो मास यूनिट रखते चले गए। उन्होंने देखा कि भाई 16 जो है 16 AMU 16 टाइम्स तुमको ये मास यूनिट रखनी पड़ेगी। वैसे ही मास ऑफ Na एटम के लिए उन्होंने देखा वे 23 टाइम्स करना पड़ा। मास ऑफ सर इसमें फिर RAM GMM भी होता है ना, ग्राम एटॉमिक मास। आएगा स्टार्टिंग एकदम बेसिक से स्क्रैच से हम कर रहे हैं ना, वो भी आएगा। यस। ओरिजिनेट कैसे हो रहा है मैं इसे बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मास यूनिट्स आई, ठीक है। फिर देखा गया कि भाई 1 AMU का वैल्यू जो है एक्सपेरिमेंटली आया कि ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, क्योंकि हमारे यूनिट्स तो ग्राम में आते हैं डेली लाइफ वाले, AMU में थोड़ी कर पाएंगे हम, तो ग्राम में कन्वर्जन देखा तो इतना आया। यस। बहुत बड़ा नंबर। फिर इसको जब थोड़ा सिंप्लीफाई किया तब ये आया, भाई तो इतना होता है। और फिर इसको बोल दिया एवोगैड्रो नंबर। क्या बोल दिया? एवोगैड्रो नंबर। मतलब सर इतना बड़ा नंबर निकाला है कैसे? इतना 1.66 into 10⁻⁻25 इतना छोटा। एक क्या ना थोड़े टाइम बाद जो है एक मशीन आया मास स्पेक्ट्रोमीटर करके, उस मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो है
ये 1 AMU का वैल्यू निकाला। अच्छा सर, तो एवोगैड्रो का नंबर क्यों बोल रहा है उसका? -23 नहीं होगा? वही सर -23 नहीं होगा? अरे नहीं, अरे रिलेशन अलग है। ये हम 1 नंबर अपॉन है ना। अरे सुनो तो सही यार, मेरी बात सुनो पहले, है ना? ये अलग चीज है, ये अलग है, मैं एवोगैड्रो नंबर अलग बता रहा हूँ। सर ये नंबर क्या है, एक बार वापस लिखो तो ये बीच में 6.023 है यार। ओके। तो 1 AMU क्या आ गया? 1/Na ग्राम आ गया। मतलब एक एटम का मास होता है 1/Na ग्राम। अब देखो ये जो नंबर है, ये नंबर बहुत यूजफुल है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये नंबर जो है ना, ये नंबर, इस नंबर पे ही पूरा का पूरा चैप्टर है। ये कोई नोटेशन है कि ऊपर सोडियम है? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? सर Na कोई नोटेशन है कि वो सोडियम है? सोडियम है यार, सोडियम का वेट है। सोडियम है ना यार। सर वो एवोगाड्रो नंबर क्या पूछ रहा है? एवोगाड्रो नंबर का नोटेशन है अच्छा, ना? ये तो Na एवोगैड्रो नंबर का नोटेशन। हाँ सर आपने वो सब्सक्रिप्ट में नहीं लिखा ना, उसको ऐसे ले लगा कि वो सोडियम है। अच्छा, एक मिनट रुको, मेरी गलती है, सॉरी, थोड़ा सा लिखने में ऐसे। हाँ ए नीचे है तो। हाँ सर, अब बराबर दिख रहा है। अब तुम्हारा मोल का डेफिनेशन आता है। मोल क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जो हैं वो तो हम एटम्स के अंदर जो है वो ही लेंगे। इट कुड बी एटम्स, इट कुड बी मॉलिक्यूल्स, it could be electrons, it could be protons, it could be neutrons, it could be ions, it could be compounds, it could be any kind of particles related to atoms, related to chemistry, ऐसे इस तरीके से। इसमें पूरा केमिस्ट्री आ गया पार्टिकल्स में। सर ये पार्टिकल्स में पूरा EPN केमिस्ट्री यार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हाँ हाँ, तो ये जो नंबर है, इस नंबर से तुम्हारा मोल आया है। उन्होंने देखा कि ये नंबर जो है 6 × 10⁻23, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, अब देखो, यस अब मैं क्या बोल रहा हूं। 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स, इसका क्या मतलब है? 6.023 × 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स। मैं क्या लिख रहा हूं? mass of 1 mole of nitrogen atoms। तो मैं कैसे लिखूंगा? 6 × 0.23 × 23 into mass 14. of 14 1 nitrogen atom। तो 1 नाइट्रोजन एटम का क्या मतलब होता है? 14 AMU। 14 AMU। इसको मैंने लिख देता हूँ ना। 14 AMU क्या होता है? इतना होता है। एटॉमिक मास यूनिट 1 by Avogadro number।
1 by Avogadro number 1 by Na 1 by NaG कैंसिल हो जाएगा 14 ग्राम। वन अपॉन Na कैसे? यहाँ देखो ना, यस सर। अब देखो देखो पूरा इस कॉन्सेप्ट, ग्राम या एक मिनट रुको, बस एक मिनट रुको, पूरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो नंबर यहाँ है 1 AMU वाला, तो बेसिकली इसी नंबर को मोल बना दिया ताकि मान लो, अब मैं सीधा मोल में बात करूंगा भाई, एक मोल में 14 ग्राम है, हाफ मोल में 7 ग्राम है, 1/4 मोल में 3.5 ग्राम है। तो बेसिकली जो मैं जिस यूनिट में एक हम यूज कर रहे हैं लैब में, उसी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक कन्वर्जन फैक्टर होना चाहिए, एंड वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है? मोल है। वो कन्वर्जन फैक्टर क्या है? मोल है। मोल है। मैं एटॉमिक मास यूनिट तो हमारे बस की बात है ही नहीं। हम जो यूनिट यूज करते हैं उसमें कन्वर्ट करने के लिए वी नीड सम फैक्टर, एंड दैट इज मोल, दैट इज मोल एवोगैड्रो नंबर। बोलो, बात समझ में आई? यस सर। आगे सर। तो इसी को तुम क्या बोलते हो? ग्राम एटॉमिक मास, मास। GAM। GAM का दो डेफिनेशन, मास ऑफ एन एटम इन ग्राम। ग्राम में आएगा तो अपने आप वो किस में हो जाएगा? मूल में हो जाएगा, या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस। डायरेक्ट 14 AMU को डाल के 14 ग्राम लिख सकते हैं, या फिर ये पूरा मेथड बताना पड़ता है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट है सारा ना, ये कैलकुलेशन तुमको कोई करवाएगा नहीं। यस सर। ये एक मेथड है। यस। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब ये कहीं ऐसे पूछेंगे थोड़ी ना, ये तो हमारे समझने के लिए है कि व्हाट इज AMU को ग्राम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मूल कैसे आया, मूल का यूज क्या है, वो सब चीजों की बातें होती है। नेक्स्ट तुम्हारा आता है मॉलिक्यूलर मास, MM से लिखते हो तुम। मॉलिक्यूलर मास को मैं क्या बोलूंगा? मास 1 मॉलिक्यूल, या फिर सम ऑफ 2 into mass empirical of formula. individual सर आप mass, इसकी नोट्स भेज देंगे आज हाँ व्हाट्सएप डोंट वरी, सम ऑफ मास ऑफ constituent atoms, for example CO2 है, इसमें क्या है? कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है ना। अच्छा, मैंने वो टेबल नहीं लिखवाया ना एटॉमिक मास का। सर कौन नहीं लिखा है? चलो यहाँ लिखवा देते हैं। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। एटॉमिक मास का टेबल है। हीलियम का कितना होता है?
4 होता है। और लिथियम का कितना होता है? 7। ये अच्छा, ये टेबल तो सभी को याद है ना, 1 to 30 याद होना चाहिए सभी को, पीरियोडिक टेबल। सर 1 to याद है। सर 1 to 20 20 तक अच्छा है, बट 30 तक 1 कर लो to तो और भी अच्छा 20 होगा। सर 30 तक भी याद। वेरी गुड, वेरी गुड। बोरोन का 10, बोरोन का सर इससे अच्छा तो एटॉमिक नंबर याद रखने हैं। नहीं एटॉमिक नंबर नहीं याद तो सर मासिस में नहीं मासेस तो गिवन होंगे है ना, मैं बस एक टेबल लिखवा रहा हूँ रेफरेंस के लिए। ओके सर। मतलब तुम्हें याद होने चाहिए 20 तक तो, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे ना, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस करते करते याद सर क्या एटॉमिक वेट भी हमें याद रखना है? एटॉमिक नंबर तो याद रखनी है ना तुमको, एटॉमिक मासेस भी याद हो जाए तो अच्छा है। 1 to 20 सर फास्फोरस का क्या है? 31 है कि 31 37? 31। और सर सिलिकॉन का 28 है ना? हाँ सिलिकॉन का 20। सर ये लिखना जरूरी है साइड वाले? हाँ लिख लो यार, ये काम आएगा बहुत। याद है। ये कॉपर है। जो फ्रिक्वेंटली काम आएंगी मैं वो लिखवा रहा हूँ। सर आर्गन का क्या लिखा है? 40 है। आर्गन और कैल्शियम दोनों का 40 है। हाँ आर्गन का थोड़ा एक्सेप्शनली हाई, आइसोबार्स मतलब आर्गन का 39 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम उसे 40 लेते हैं। सर आइसोबार हाँ वो भी बोलते बस सर। हाँ सर ये कॉपर के बाजू में क्या सा एलिमेंट है? जिंक। सर आयरन का क्या है? 56 है। हाँ डन। अच्छा, तो यहाँ पे कार्बन का मास कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 16 32 44 आ जाएगा टोटल। 44 है ना, इसी तरीके से हम मास निकाल सकते हैं। जैसे सर तुम्हारा एटॉमिक नंबर से मास निकाल सकता है ना? सर इसमें तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर नंबर मास से भी हमेशा है नहीं निकाल सकते यार, हमेशा नहीं निकाल। सर। हाँ बोलो। सर वो थोड़ी मॉलिक्यूलर मास एक्सेप्शंस रहते हैं उसमें। एक जन बोले यार। सर मॉलिक्यूलर मास ढूंढने के लिए वेपर डेंसिटी भी चाहिए होता है ना? वो अलग है, आगे मत जाओ यार अभी, वो आगे वाले कॉन्सेप्ट हैं।
ये क्या है, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, 2 इंटू 1 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, कितना आ गया 98। इस तरीके से निकालना रहता है। यस नेक्स्ट है Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका निकालो सब लोग। थ्री 42 बाकी लोग भी निकालो। 342 सर। हाँ हाँ बोलो। 342 ठीक है, चलो हम देखते हैं। देखो ये क्या है, ये 2 एल्यूमिनियम से मिलके बना है, 3 सल्फर है और 12 ऑक्सीजन। यस सर 342। 340 27 प्लस 3 340 इंटू 32 प्लस 12 इंटू 16, ये आ जाएगा 340। बोलो समझ में आया कि नहीं? सर इसमें यूनिट कौन सा आएगा, एएमयू या फिर ग्राम वाला? यूनिट के बारे में बात करेंगे। अभी हम यूनिट के बारे में कोई बात नहीं कर रहे, अभी हम बस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आते हैं यूनिट के बारे में बात। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ग्राम्स, जैसे ग्राम एटॉमिक मास में कहा था, ये क्या है GMM, या फिर मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2, मैं क्या लिखूंगा, इट इज मास ऑफ एनी एवोगैड्रो नंबर ऑफ CO2 molecules, isn't it? बोलो यहाँ तक कोई डाउट है तो Yes. यस मैं इसको कैसे लिखूंगा, Na इंटू मास ऑफ 1 molecule ऑफ CO2, राइट। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल में कैसे लिखूंगा CO2 का, 44 AMU, Na इंटू 44, AMU को मैं क्या लिखूंगा, 1/Na ग्राम, Na से Na गया, क्या आ गया 44 ग्राम। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस यस सर। सर। Yes. सर ये आपने मास ऑफ 1 मोल ऑफ CO2 में वो इक्वल्स टू करके क्या लिखा है? मास ऑफ Na नंबर, Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल का क्या मतलब होता है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ Yes, sir. पार्टिकल्स। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक। नेक्स्ट आता है मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल।
तो मोलर मास दो टाइप से आता है, GAM जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, GMM जो ऑलरेडी देख चुके हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट है क्या? नो सर, नो डाउट। सर GM यानी ग्राम एटॉमिक मास ना? ग्राम एटॉमिक मास। नेक्स्ट आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अरे वो सब ओल्ड थ्योरीज वाले हैं, अभी आया है नया थ्योरी। ये कहता है इट इज अ नंबर which tells us how many times an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of C12 atom। तो ये रिलेटिवली बता रहा है भाई जो मेरा बेसिक यूनिट है उससे कितना हैवी है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या है, किसी भी मास का जो भी एटम अपॉन 1/12 into mass of C12 atom, है ना। मास ऑफ एन एटम में A बोल रहा हूँ, AMU, ये क्या हो गया, AMU हो गया, AMU से MU कैंसिल। तो A हमें क्या बता रहा है कि कोई भी एटम जिसका एटॉमिक मास A है, तो वो A जो है वो एटम इज 8 times heavier than mass of 1/12 of C12 atom। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे RAM ऑफ ऑक्सीजन एटम बोल रहा हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा, 16 AMU ऊपर की साइड, नीचे की साइड AMU। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। वो क्या है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। जो हमने यहाँ पे मासेस लिखे हैं ना, उनका कोई यूनिट नहीं है। These all are relative atomic masses. So nowadays the accepted theory, the accepted unit is relative atomic mass, कि हम एटॉमिक मास को RAM में ही रिप्रेजेंट करेंगे, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, है ना। जब वो यूज होगा कहीं तब भले ही हम अकॉर्डिंगली यूनिट लगा सकते हैं, बट इन जनरल जब हम बात करेंगे तब इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। तो जो भी एटॉमिक मासेस हमने लिखी हैं, these all are unitless, these all are RAM। बोलो समझ में आया कि नहीं? सर RM और एटॉमिक वेट सेम है? हाँ, अभी बस दोनों मतलब RAM को ही एक्सेप्ट कर लिया एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट इज नथिंग बट RAM। Yes. बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes. आया सर। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, मेनली तो क्या है, हमने एटॉमिक मास पढ़ा, बाकी तो सब बेसिक चीजें। एटॉमिक मास क्या होता है, किस तरीके से रेफरेंस माना, कि क्या रेफरेंस माना। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. यस हेलो सर, हाँ आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास बहुत ही खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी। डोंट वरी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है,
तो उसमें तुम आराम से देख सकते हो ना। उसका लिंक सेम मेरे यही को रहेगा। मतलब रिकॉर्डिंग जो सर है आप वो मैं हाँ मेरा लिंक मैं हाँ, भेज दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर व्हाट्सएप ग्रुप चैनल का नाम ना। नहीं व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजूंगा यार। सर चैनल का नाम चैनल क्या का है? नाम क्या है? चैनल चैनल विपुल गोयल के नाम से ही है, को ओके मैं सर। अभी शेयर कर ओके देता सर। हूँ। ओके सर। ओके सर। सर क्योंकि इधर मेरे इधर बहुत खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी है मेरे साइड में, इसके लिए। मैं अभी लिंक डाल देता हूँ ना वहाँ पे। सर 5.09 लाख सब्सक्राइबर्स है। नहीं वो कोई और है यार, स्टैंड अप कॉमेडी। कॉमेडियन है वो। कॉमेडियन है विपुल गोयल है ना। पागल है ये तो मैंने भेज दिया ना यूट्यूब चैनल का लिंक, यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। अच्छा एक मिनट। ओके सर। नहीं सर कहाँ पर भेजा आपने? नहीं रुको सर आपने कहाँ पर भेजा? अभी भेज दिया है जूम आ पे। गया सर। थैंक यू सर। ठीक है, तो ये फिर हमने ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास देखा, फिर हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास देखा क्या होता है, फिर हमने मोलर मास देखा, फिर हमने रिलेटिव एटॉमिक मास देखा और पता चला कि तुम्हारा एटॉमिक मास हम रिलेटिव एटॉमिक मास में ही देखते हैं, मतलब उसके तरीके से ही कंपैरिजन है बेसिकली तरीके से। ठीक है, बाकी हम ये पढ़ के आना अच्छे से लेक्चर 1, और नेक्स्ट क्लास में ओके हम सर। आगे बढ़ेंगे। ओके सर, बाय सर। बाय एवरीवन। सर थैंक ओके सर, बाय। बाय सर। बाय सर सर, टेक केयर।